नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, भारत के संवैधानिक विकास की कहानी पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि संविधान आखिर होता क्या है। फिर देखेंगे कि कंपनी राज की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ब्रिटिश संसद ने उस पर लगाम कसी। इसके बाद हम कहानी के दूसरे पड़ाव यानी ताज के शासन पर आएंगे और आखिर में एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी बातों को दोहराएंगे। तो चलिए, भारत के इतिहास में गोता लगाने से पहले एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये संविधान है क्या चीज? तो असल में बात यह है कि संविधान किसी भी देश की, कह सकते हैं, सबसे बड़ी रूल बुक होती है। ये वो दस्तावेज है जो बताता है कि सरकार कैसे चलेगी और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर का बैलेंस कैसे बना रहेगा। तो अब कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए देखते हैं कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। आप इस टाइमलाइन को देखिए। महज 150 सालों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो भारत में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बन गई। अब जाहिर है, जब कंपनी इतनी पावरफुल हो जाएगी तो ब्रिटिश संसद का ध्यान तो जाएगा ही। और यहीं से शुरू हुआ कंपनी के ऊपर लगाम कसने का सिलसिला, जिसके लिए कई जरूरी एक्ट्स लाए गए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक गेम चेंजर था। जैसा कि स्लाइड पर देखा जा सकता है, इसने न सिर्फ गवर्नर को गवर्नर जनरल का बड़ा टाइटल दिया, बल्कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया। मतलब पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और एक प्रॉपर लीगल सिस्टम की नींव रखी गई, जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। फिर इसके ठीक 10 साल बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसने कंपनी के काम को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ व्यापार और दूसरी तरफ राजनीति। और राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, जिससे संसद की पकड़ और भी मजबूत हो गई। इसके बाद चार्टर एक्ट्स का सिलसिला जारी रहा। कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो धीरे धीरे छीने जाने लगे और आखिरकार उसे सिर्फ ब्रिटिश सरकार के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाकर रख दिया गया। अब ये वाला हिस्सा एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। देखिए कैसे वक्त के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के हेड का टाइटल बदलता गया। ये दिखाता है कि ब्रिटिश कंट्रोल का दायरा कितना बढ़ता जा रहा था। अब हम कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर आ गए हैं, जब कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। और इसकी वजह क्या थी? 1857 का महाविद्रोह। इसी विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि वो भारत का कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले ले। और नतीजा क्या हुआ? 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसने सारी तस्वीर बदल दी। कंपनी का राज खत्म और भारत को ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना दिया गया, जिसे अब क्राउन का प्रतिनिधि यानी वाइसरॉय चलाएगा। इसके बाद भी शासन में नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहे, जैसे कि द्वैध शासन या डायरकी। अब ये क्या था? ये एक तरह का डुअल गवर्नेंस सिस्टम था। आसान भाषा में कहें तो कुछ हल्के फुल्के डिपार्टमेंट जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, लेकिन असली पावर वाले डिपार्टमेंट जैसे कि पैसा और पुलिस वो गवर्नर ने अपने पास ही रखे। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी एक्ट था वो था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज़ाद भारत का जो संविधान बना उसका ढांचा बहुत हद तक इसी एक्ट पर आधारित था। और फिर आखिरकार ये सफ़र 1947 के एक्ट पर आकर ख़त्म होता है। इसी एक्ट ने भारत को आज़ादी तो दी, लेकिन साथ ही देश के बंटवारे का दर्द भी दिया। तो चलिए अब फटाफट से वो सारे ज़रूरी पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखने हैं। तो बस इन 4 चीज़ों पर फोकस करना है। कौन थे पहले गवर्नर जनरल और वाइसरॉय? द्वैध शासन जैसे कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब था? 1935 के एक्ट में क्या खास था? और हाँ, हर बड़े एक्ट का सही साल कौन सा था? इतना कर लिया तो इस टॉपिक से आने वाले सवाल आसानी से हो जाएंगे। और अंत में एक सवाल, ये जो इतने सारे कानून बने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार हुआ, उसका असर आज के भारत पर कितना गहरा है? क्या उसकी झलक आज भी हमारे सिस्टम में दिखती है?